गुड आफ्टरनून। आज हम फर्स्ट यूनिट के एक क्वेश्चन को और थर्ड यूनिट के दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे, उसका अप्लाइड यूज हमने इकोनॉमिक्स में देखा। अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करिए y बराबर 2cx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सामान्य हल है। हमें सिद्ध करना है कि y इज इक्वल टू 2cx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो समीकरण है यह एक सामान्य हल है। dy अपॉन dx टू द पावर 2 प्लस 8x क्यूब प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 16x स्क्वायर बाई स्क्वायर, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें dy अपॉन dx टर्म्स है। इट मीन्स इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सामान्य हल जो है वो y इज इक्वल टू 2cx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक सामान्य हल और एक विशिष्ट हल। तो ये जो हल होगा वो सामान्य हल होगा क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म c, आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म ऐच्छिक स्थिरांक c हमें यहाँ दिखाई दे रहा। तो इट मीन्स कि यह एक सामान्य हल है। विशिष्ट हल कब होता है? जबकि इसमें c नहीं होता। इस प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है वो यही है कि इसका विशिष्ट हल ज्ञात करिए यदि y1 इज इक्वल टू -1। इस पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि इस अवकल समीकरण या अवकलित समीकरण का यह जो इक्वेशन है वो एक सामान्य हल है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। इन जनरल हमारा मेथड इसमें क्या होता है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि उसको इजी करना, उसको सरल से सरल करना, वो किसी इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है बीजगणित में, अलजेब्रा में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सामान्य इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए अगर इसको हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल वाला केस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक इजी मेथड है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको जो सामान्य हल है इसको डिफरेंशिएट कर दें और जो हमारे पास dy अपॉन dx फाइंड आउट होगा उसको हम अपने क्वेश्चन इक्वेशन में सॉल्व पुट कर दें। और क्वेश्चन इक्वेशन में पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन अगर हमारी क्वेश्चन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह दी हुई इक्वेशन इस इक्वेशन की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सामान्य हल था। इस स्ट्रेटजी पर चलते हुए हम y इज इक्वल टू 2cx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अवकलित करते हैं। और उसको अवकलित करने के लिए हमने dy अपॉन dx इज इक्वल टू किया, तो 2cx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्यों होता है? क्योंकि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे चूंकि x की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, 4cx इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4cx। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में किया जाए उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह का मेथड हमारे पास होता है। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx हमारे पास आया 4cx।
इस वैल्यू को हमें अपनी क्वेश्चन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन इक्वेशन जो हमारी थी dy अपॉन dx टू द पावर 2, तो 4cx टू द पावर 2 लिख दिया हमने। 8x क्यूब इंटू dy अपॉन dx, तो उसकी जगह हमने 4cx लिख दिया, और इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर। इस और y था, तो y की भी वैल्यू हमने जो आंसर सॉल्यूशन था उससे हमने y की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो इस तरह से यहाँ पे भी सारे x देखने को मिलते हैं हमें, और यहाँ पे भी सारे x देखने को मिलते हैं। अब हम इसको और ज्यादा इजीएस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 4cx स्क्वायर टू द पावर 2 है, तो 4 इंटू 4 16 c स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32, 8 इंटू 4 32 c x टू द पावर 4। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हम देखते हैं कि 16x स्क्वायर को हम 2c x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 c x टू द पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर c स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस, गिवन इक्वेशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन डिफरेंशिएट इक्वेशन, हेंस प्रूफ। अब हम सेकंड पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पोर्शन में हमें दिया हुआ है कि y1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो एक फंक्शन है x का, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, उसका उसकी वैल्यू -1 है। कब है? जबकि हम x की जगह 1 पुट कर दें, यानी कि y का जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था, जिसको कि अभी हमने डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू रखी थी, तो उसमें हमें x की जगह 1 रख देना है और y की जगह -1 रख देना है, और इस तरह से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी। और c की वैल्यू को हमें क्वेश्चन इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने y की जगह -1 को पुट किया और x की जगह 1 को पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आई -1 इज इक्वल टू 2c इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस c स्क्वायर। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। देयरफॉर हम यहाँ देखते हैं c प्लस 1 टू द पावर 2 का जो फार्मूला है c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1, इट मीन्स c इज इक्वल टू -1। c इज इक्वल टू -1। तो c की जो वैल्यू आई है -1, इसको हमने अपने क्वेश्चन इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास c की वैल्यू पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जो कि था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, यानी कि विशिष्ट हल बताओ अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसको फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू दी रखी थी x इज इक्वल टू 1 पे, जो कि -1 थी, उसको हमने पुट करके अपना आंसर फाइंड कर दिया। अब फर्स्ट यूनिट के काफी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके। अब हम मनस्वी ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसी क्रम में थर्ड यूनिट में उसने क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ओनली, और इसको हिंदी भाषा के छात्रों के लिए हम इसको हिंदी में नरेट करते हैं। एक कंपनी 2 तरह के टीवी सेट बना रहा है और उसके पास 2 वर्कशॉप है, W1 और W2। तो सपोज दैट कि X और Y 2 तरह के टीवी बना रहा है, और 2 तरह के जो वर्कशॉप दे रखे हैं W1 और W2, तो इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि ईच टाइप टेक्स 20 आवर एंड 10 आवर्स फॉर असेंबल, यानी कि W1 जहाँ पे इसको असेंबल किया जाता है वहां पे X टीवी को 20 घंटे लगते हैं, एक X टीवी को, और एक Y टीवी को वहां पे टाइम लगता है 10 घंटा। तो टोटल टाइम अगर हम X क्वांटिटी मान लें और Y क्वांटिटी मान लें X टीवी की और Y टीवी की, तो 20X प्लस 10Y
इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 450, क्योंकि वर्कशॉप W1 जो है वो 450 घंटे काम करती है, और W2 वर्कशॉप में उस फिनिश किया जाता है टीवी को, यानी कि उसको चमक दमक के साथ पैक किया जाता है, डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, जहां पे उसको रखते हैं 5 घंटा एक्स टीवी को और 3 घंटा वाई टीवी को, और इस तरह से 5x प्लस 3y इज इक्वल टू टोटल वर्किंग आवर्स है 230। तो हमें बता रहा है कि मैक्सिमम टीवी कितनी उस वर्कशॉप में बनाई जा सकती है। तो इसको हिंदी में हमने नरेट कर दिया है, अब हिंदी भाषी स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलजेब्रा की विशेषता होती है कि सबसे पहले हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, या ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो हमें ज्योमेट्री पे उसके पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, उसके बाद हमें अपना आंसर फाइंड आउट होता है। तो जिस तरह का मेथड हमने अभी पिछली स्लाइड में तुम लोगों को समझाया था, तो W1 वर्कशॉप के लिए कंडीशन है 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 450, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड वर्कशॉप के लिए कंडीशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 230, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की क्वांटिटी पता कर लेंगे, जो कि क्वांटिटी उस कंपनी में बनाई जा रही है। तो इस मेथोडोलॉजी में हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हाई स्कूल और इंटर में हमने मेथड सीखे थे, लेकिन उन मेथड का यूज यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को सीखना है। और मैट्रिक्स को क्यों सीखना है? क्योंकि मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन को कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो मैनुअली हाई स्कूल और इंटर के मेथड से करना इजी है, लेकिन अगर 10-50 इक्वेशंस होती, 10-50 वेरिएबल्स होते, तो फिर कंप्यूटर से इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता। तो हमें कंप्यूटराइज मेथड को सीखना है। तो इसलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जब हम सर्वे करेंगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि हमारे पास 50, 100, 1000 इक्वेशंस हों और उतने वेरिएबल्स हों, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक मेथड आना कंपलसरी है। तो इसको मैट्रिक मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसको मैट्रिक की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, और मैट्रिक की लैंग्वेज में फर्स्ट को और सेकंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना दिया जाता है, जिनको कि हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए। दूसरा इनके वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बना दिया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स, और एक हमें इसके कांस्टेंट का एक क्वांटिटीज का मैट्रिक बना देना होता है, जिसको कि हम कहते हैं मैट्रिक्स बी, ए एक्स इंटू। अगर हम मैट्रिक के मेथड को यूज करके इनको डी मैट्रिक करेंगे तो हमारे पास उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी कि 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 450 होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 10y, और नीचे की रो में आ जाएगा 5x प्लस 3y, और इज इक्वल टू में दिया हुआ है 450, 230। और मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए कंडीशन है कि करस्पॉन्डेंट एलिमेंट को सेम होना चाहिए, यानी कि 20x प्लस 10y को 450 के बराबर होना चाहिए, और 5x प्लस 3y को 230 के बराबर। हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और हम देखते हैं कि यह मैट्रिक के नियमों को फॉलो कर रहा है। अब एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें 20 और 10 और 5 और 3 का जो कोफिशिएंट मैट्रिक है उसको राइट हैंड साइड लेके जाना होगा, और राइट हैंड साइड जब ये जाएगा तो एलजेब्रा का जो रूल है कि चूंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में जाएगा, तो 450 और 230 अपॉन 20, 10, 5, 3 आएगा। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक को डिवाइड करने के लिए हमें उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 20, 10, 5, 3 को इनवर्स लिख के और इसको 450 और 230 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टास्क है कि जो ए मैट्रिक हमारे पास था 20, 10, 5, 3, इसका हमें इनवर्स मैट्रिक फाइंड आउट करना है। तो इसका इनवर्स मैट्रिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और 2/2 का मैट्रिक है, तुम लोगों पे दया करके बहुत ही कम डीप में हम लोग गए। अप टू 3 वेरिएबल होता तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करनी होती, और
कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर तो कितने को भी कैलकुलेट कर सकता है। उसके लिए जो एक जनरल फार्मूला है वो सिग्मा ए आई जे सी आई जे, और यहाँ पे तो हमें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल हमें त्रियक गुणा इसका कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 20 × 3 -10 × 5, ये जो है वो हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है। और 20 × 3 60, 10 × 5 50, 60 - 50 = 10, 10 हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू आई। अब हमें ये मैट्रिक का इनवर्स बनाइए, को फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करने होंगे। और ए मैट्रिक में हम देखते हैं कि चूंकि 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही इसके फैक्टर्स होंगे, C11, C12, C21, C22। और उसके लिए जो फार्मूला है -1⁻I+J, तो इसको हमने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। और इसी प्रकार से C12 को हमने लिख दिया, और इसी प्रकार से C21 को हमने लिख दिया यहाँ पे। और C11 के लिए जो यहाँ मैट्रिक में जो लिखी जाती है, तो C11 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें एलिमिनेट कर देना होता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो 3 बचेगा हमारा। यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 10 बचेगा हमारे पास, और सो ऑन। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। और एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए हमें मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज चाहिए होता है। मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएगा? मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर हो जाएगा C11, C12, C21, C22। लेकिन हमें एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज चाहिए होता है, यानी कि एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा C11, C12, C21, सॉरी, क्योंकि ट्रांसपोज हो जाएगा ना इसका। और ट्रांसपोज का मतलब आप लोग जानते हैं कि रो कन्वर्टेड इन कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इन रोज। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर देते हैं। और फिर एडजॉइंट ए में जब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू की इसके डिवाइड करते हैं तो वो हमारा होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और एक्स बाई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी चूंकि था, तो इस इक्वेशन को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। और इससे हमें क्या फायदा होगा कि पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैट्रिक 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर देंगे। तो इससे हमारी कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाएगी, हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 - 5 - 10 20 इंटू 45 23 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि इनर नंबर्स सेम है, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 1। और यह होगा तो इसीलिए अच्छा है हमारे पास, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 × 1 है, तभी हम इनकी क्वालिटी को डिफाइन कर पाएंगे। और जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा, और नीचे का एलिमेंट जो होगा बराबर होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक। तो इसको हमने 45 × 3 प्लस 23 × -5। अब हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड कॉलम नहीं है, यानी कि हम राइट हैंड साइड तो शिफ्ट हो नहीं सकते, डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकते हैं। तो डाउनवर्ड हम शिफ्ट हो जाते हैं 45 × -10 प्लस 20 × 23। बस अब हमें ना डाउनवर्ड शिफ्ट होने का कोई एलिमेंट है और ना ही
राइट हैंड शिफ्ट होने के लिए कोई एलिमेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम और कैलकुलेट देते हैं आगे जाके, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 135 माइनस 115 माइनस 450 प्लस 460, और हमारे आंसर ऊपर आया 20, नीचे आया 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10, इट्स आंसर। अब हम एक थर्ड क्वेश्चन को पुट करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में हमने दिया हुआ था कि थर्ड यूनिट में आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ऑगमेंटेशन, इसकी बढ़ोतरी या इसमें परिवर्तन को ऑगमेंटेशन कहलाता है। परिवर्तित करना या परिवर्धित करना ऑगमेंटेशन कहलाता है। तो किसी मैट्रिक को परिवर्तित या ऑगमेंट कैसे करते हैं हम, वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू करते हैं। रो ऑपरेशंस की चर्चा हम सबसे बाद में इस चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी हमें ऑगमेंटेशन इस मैट्रिक का करना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक यूनिट मैट्रिक्स से। हमारा क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू a11 a12, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसको एक जनरल क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया है, इज अ मैट्रिक्स। तो इसका ऑगमेंटेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक यूनिट मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और वो यूनिट मैट्रिक इसी ऑर्डर का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 3/3 है, तो 3/3 के एक यूनिट मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट मैट्रिक का मतलब होता है कि 3/3 का हो, चाहे वह 4/4 का हो, चाहे वो 2/2 का हो, उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो हो 1, और अदर एलिमेंट जो है वो 0। तो ये यूनिट मैट्रिक कहलाता। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट को 1 होना चाहिए, ना कोई 0, ना कोई अदर नंबर, और ना ही -1। और इसके अलावा अदर सारे एलिमेंट्स को होना चाहिए 0, तब वो यूनिट मैट्रिक कहलाता है। तो अब इस मैट्रिक को हमने ऑगमेंटेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमें इस तरीके बनाना है इसको, कि ये जो मैट्रिक लिखा हुआ है a11 a12, यहाँ पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे करना होगा, और उसके सेकंड को इस मैट्रिक को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आगे वाला पोर्शन जो है वो यूनिट मैट्रिक हो जाए, और पीछे भले ही कुछ भी बचे। जो कि यूनिट मैट्रिक था वो कन्वर्ट हो गया alpha11 alpha12 alpha13 में, और जो कि a11 वाला मैट्रिक था वो कन्वर्ट हो गया यूनिट मैट्रिक में। तो अब ए वाला जो मैट्रिक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक कहलाएगा, और यह पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑगमेंटेशन कहलाता है। और जिस तरीके से हमने तीनों स्लाइड में लिखा है इसी तरह से तुम्हें लिख देना है, और तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया। और जो ए इनवर्स इसमें होगा वो उस ऑगमेंटेड मैट्रिक के बराबर होगा। तो ये जानकारी हमें होना जरूरी थी। बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू हम मैट्रिक्स को मैनुअली कॉपी पेन से पेपर पे सॉल्व कर पाते हैं। हमारे पास फंडा और उसका मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, तो हम कंप्यूटर से उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हमें ये सारे मेथड्स सिखाए जाते हैं। हम तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बनाना नहीं चाहते। आप लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में जो भी मैथमेटिक्स को यूज हम कर सकते हैं इजी से इजी तरीके से, तो उसको हमें सीखनी है। बेसिक वो ऑपरेशन जो है इनको बेसिक कॉलम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, इनको हम देखते हैं। कोई भी अगर एक डिटर्मिनेंट है, नॉट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है, मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं और डिटर्मिनेंट को सारणिक कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग में भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक लिख दें, डिटर्मिनेंट लिख दें हिंदी में, तो भी उसको सही माना जाएगा। चाहे तो स्पेलिंग के थ्रू लिख सकते हैं, और चाहे तो पूरी इंग्लिश लिख सकते हैं, चाहे तो पूरी हिंदी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ऑपरेशंस 3 बेसिक रो ऑपरेशंस है। किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो मैट्रिक की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैट्रिक की वैल्यू वही की वही रहती है। अगर हम मैट्रिक में
किसी नॉन जीरो नंबर से किसी मैट्रिक की एक पूरी रो या एक पूरे के पूरे कॉलम को किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो कि नॉन जीरो होना कंपलसरी है, नॉन जीरो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी मैट्रिक की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो परिवर्तित नहीं होगी। और थर्ड बेसिक जो रो ऑपरेशन है वो है कि अगर हम किसी में किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के कोफिशिएंट को, यानी कि किसी रो में किसी एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, उसके बाद उस रो में जो एलिमेंट्स आए उन्हें किसी दूसरी रो से जोड़ दें या घटा दें, तो भी उस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक रो है, इस रो में कोई भी एलिमेंट है, इनको हम पर्टिकुलर किसी एक नंबर सपोज दैट के से मल्टीप्लाई कर देते, के ए के बी के सी। अब के ए को यहाँ के एलिमेंट से और के बी को यहाँ के एलिमेंट से और के सी को यहाँ के एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करें। अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सभी को सब्सट्रैक्ट करना है, और ऐड करें तो सभी को ऐड करना है, तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ऑगमेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक को हमने सीखा, और इस तरह से आज 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा। हमारे जो भी वीडियो लेक्चर है उनको ध्यान से प्रिपेयर करें, इससे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत इजी तरीके से बार बार रिपीट करके आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे स्लाइड पे दिखाई दी गई उसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे, और जो भी स्लाइड दिखाई गई उसको आपने कॉपी पे नोट कर रखा, वो आपका फाइनल आंसर है। इसको आप और अच्छा कैसे बना सकते, नहीं बना पा रहे तो कम से कम इतना तो लिख के आए। थैंक यू वेरी मच।